तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बताएंगे कल वाली जो कड़ी हमारी चल रही थी उसका आखिरी पार्ट का कुछ हिस्सा, और साथ साथ बालू डोकरे की कुछ अनसुनी कहानियाँ। बालू डोकरे और विनोद मटकर की जोड़ी छोटा राजन के लिए बहुत काम के बंदे थे। बहुत सारे बड़े ऑपरेशन को इन्होंने अंजाम दिया। बालू डोकरे सीनियर था और विनोद मटकर उसका जूनियर था, लेकिन निशाना दोनों का एक जैसा था और बहुत बड़े जितने केसेस छोटा राजन ने हाथ में लिए जिन लोगों का काम करवाने के लिए, उनमें ज़्यादातर लोग यही होते थे। ख़ास तौर पे जब दूसरे उसके खास लोग मुंबई छोड़ के उसके साथ रहने बाहर चले गए थे, तो मुंबई का ज़्यादा काम या कहो पूरे का पूरा काम जो आदमी सुपरवाइज करता था वो था बालू डोकरे, जो 1988 से करीब लेके 17 साल तक 2004-05 तक मलेशिया में मरने के पहले तक वो शायद अकेला आदमी है। बहुत कम लोग ऐसे होंगे उसके साथ जो अंत तक छोटा राजन के साथ रहा। भले ही उसके मरने के समय ये एक बार सोचा जाता था कि बालू डोकरे का मर्डर भी छोटा राजन ने करवाया है, लेकिन बाद में जब राशिद मलबारी पकड़ा जाता है 2009 में बेंगलोर में, उसके खुलासे से पता चलता है कि बालू डोकरे का मर्डर छोटा राजन ने नहीं, छोटा शकील ने करवाया था। अब आपको एक मैं कहानी सुनाता हूँ, उसके अंत में आपको बताएंगे विनोद मटकर के एनकाउंटर का इन सब बातों से क्या मतलब है। जरा ध्यान से सुनिए आप। अंडरवर्ल्ड की दुश्मनियाँ कितनी लंबी चलती हैं और कितनी देर तक खड़ी रहती हैं। 94 में छोटा राजन ने दुबई छोड़ा था। 2000 में उसके ऊपर हमला होता है बैंकॉक में। 7 साल वो, और उसके बाद 3 साल वो, 10 साल के बाद छोटा राजन ने अपनी दुश्मनी निकाली शरद शेट्टी के साथ, और शरद शेट्टी को मारने की पूरी प्लानिंग और उसकी रैकी दुबई में जाके किसी और ने नहीं, बालू डोकरे ने ही की थी। पूरा उसका सिस्टम देख के इंडिया क्लब में कब आता है, कैसे जाता है, कितने आदमी साथ में होते हैं, और जिन लोगों ने शरद शेट्टी को दुबई में जाके मारा था, मनोज कोटियन, करण सिंह राजपूत और अमर बाम, ये सब लोगों को बालू डोकरे ने चुना था। हालांकि वो जो जहाज़ खरीदा गया था वो मधु कोटियन ने खरीदा था, साइन वाले ने, और जो उनके आई कार्ड बनाने के लाइबेरिया का कनेक्शन वो सारा सुपरवाइज किया बालू डोकरे। अब देखिए, बालू डोकरे छोटा राजन के लिए इतना इम्पोर्टेंट आदमी था कि वो मर जाएगा लेकिन अंदर की बात बाहर नहीं बताएगा। इतना भरोसा छोटा राजन को अपने किसी भी और आदमी पे नहीं था जितना बालू डोकरे पे था, और उस आदमी ने अंत तक अपनी दोस्ती छोटा राजन के साथ निभाई भी। 17 साल, 17 years इज़ नॉट अ स्मॉल पीरियड टू गो टुगेदर। बहुत बड़ा समय होता है, इतना लंबा समय बहुत कम चलता है। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड है, इसको आप ध्यान से एक एक बात सुनना। ये आपको शुरू कहीं और से हो रहा है लेकिन लेके कहीं और जाएगा। अब बालू डोकरे ने छोटा राजन के लिए क्या क्या काम किए, वो आपको 2-3 इंसिडेंट सुनाता हूँ। उसके पहले, बहुत पहले, हमारा एक एपिसोड बना था 137 नंबर,
137 हमारे पहले साल में, आज हमारे 800 के ऊपर एपिसोड हो गए हैं। 137 नंबर एपिसोड हमने बालू डोकरे के ऊपर बनाया था। वो ज़रूर आप सुन लेना, उसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। शायद थोड़ी उसमें गड़बड़ भी हुई थी जो बाद में हमने एक और एपिसोड में ठीक कर दिया था, लेकिन फिर भी जब आप काम करते हो तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती हो ही जाती है और उसको मान लेना चाहिए। तो वो देख लेना, आप उसको पढ़ के आपको काफ़ी सारी एडिशनल नॉलेज बालू डोकरी की उसमें मिल जाएगी। वो सब बातें मैं रिपीट नहीं करूँगा। अब बहुत बड़ा ऑपरेशन हमारी एजेंसीज की मदद से जो नेपाल में चलाया गया था, मिर्ज़ा दिलशाद बेग को एलिमिनेट करने का, उसमें छोटा राजन का बहुत बड़ा रोल था। हालांकि पूरी प्लानिंग उसकी बबलू श्रीवास्तव ने जेल से बैठ के की थी। वो किस्सा भी हम आपको ऑलरेडी सुना चुके हैं, पुराने एपिसोड में आपको देख सकते हैं। ऑपरेशन के 1 महीना पहले बबलू श्रीवास्तव की सहयोगी अर्चना शर्मा नेपाल जाती है और मिर्ज़ा दिलशाद बेग से दोस्ती कायम करती है। उन्हीं दिनों में मिर्ज़ा दिलशाद बेग ने उत्तर प्रदेश की एक नई महबूबा बनाई थी। उसको अपने घर के दूर बाहर एक थोड़े से शहर के बाहर एक बंगला भी लेके दिया था। तो वो पूरी जो इनिशियल रैकी की गई थी वो सारी की सारी अर्चना शर्मा ने की थी। और जब फाइनली पूरा गो अहेड मिला, ग्रीन सिग्नल मिला एजेंसीज की तरफ से कि अब उसको अटैक करना है, तो उस अटैक के लिए जो छोटा राजन की टीम गई थी, बहुत से लोग गए थे, कई किस्म के लोग थे उसमें। बहुत बड़ा ऑपरेशन था। जो खास शूटर जो छोटा राजन ने दिए उनमें पहला था बालू डोकरे, दूसरा था विनोद मटकर, तीसरा था संजय घाटे और इस किस्म के और बाकी लोग। और ये लोग पहुंच जाते हैं नेपाल और इनको बॉर्डर क्रॉस करवाने में मदद करने वाला आदमी था करण सिंह मान। वो नेपाल का लोकल था। वो एक गाड़ी लेके आता है, इनको बॉर्डर से नाम वाम बदली करके अपने तरीके से अपनी पुलिस से बातचीत करके ले जाता। और उस ऑपरेशन के कई महीने तक उसको मारने के बाद दिलशाद बेग को इन लोगों को छुपा के भी रखता है और उसके बाद इनको बाहर भी निकालता है, वापस हिंदुस्तान भेजता है तकरीबन 1.5-2 महीने के बाद। तो ये एक कोर ग्रुप था छोटा राजन का, जिसमें ये लोग शामिल थे। और जो कहा जाता है, जो एक वर्षन निकल के आता है, जैसे ही जिसने अटैक किया मिर्ज़ा दिलशाद बेग को, वो अपनी उस नई बनी गर्लफ्रेंड के बगले के बाहर जो उसी ने लेके दिया था, जब गाड़ी से उतर के बगले की तरफ देख रहा होता है तो बालू डोकरे की गोली उसके सर में लगती और उसके गिरने के बाद बालू डोकरे जाके 2 गोलियां और मारता है। और जब देख लेते हैं क्या मर गया तो वहाँ से सब लोग भाग लेते हैं। ये एक वर्षन निकल के सामने आता। विनोद मटकर भी उस ऑपरेशन में था। उसके बाद एक और ऑपरेशन होता है, वो बैंड्रा में होता है। बैंड्रा में एक बहुत बड़ी शू मार्ट था, जूतों की दुकान थी, जिसके मालिक थे हाजी साहब कहते थे उनको। वो छोटा शकील और डी कंपनी के बहुत क्लोज थे। उनका पैसे टके का हिसाब किताब रखते होंगे तो उनको ठिकाने लगाने का प्रोग्राम बनाया छोटा राजन ने। उसकी पूरी जिम्मेदारी भी बालू डोकरे को दी गई और इसके साथ उस ऑपरेशन में भी 3-4 बड़े लोग थे। उनको लेके ये आदमी पहले 10-15 दिन तक पूरी उस हाजी साहब की रैकी की गई। पता चला कि वो दिन में कभी आए या ना आए अपने उस दुकान पे, जो उनके मैनेजर नौकर चलाते थे, लेकिन शाम को दुकान बंद होने के पहले एक चक्कर जरूर लगाते थे। और उनको पता था कि उनकी जान को खतरा है
उन्होंने अपनी सिक्योरिटी भी प्राइवेट रखी हुई, बॉडीगार्ड रखे हुए। तो एक दिन प्लान फाइनल करके बालू डोकरे फील्डिंग लगा के अटैक पे उतर आता है। तो हाजी साहब की दुकान पे ऊपर जाने के लिए 3-4 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती थी। जैसे हाजी साहब अपनी दुकान पे आते हैं, गाड़ी से निकलते हैं, तो उनका दरबान जो दरवाज़ा खोलने वाला ग्राहकों के लिए ऊपर खड़ा था, वो सीढ़ियाँ उतर के भाग के आता है अपने मालिक को रिसीव करने के लिए। उसी समय बालू डोकरे अपने लोगों के साथ आगे बढ़ता है, लेकिन हाजी साहब खतरा भांप जाते हैं और भाग के सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। उसी समय बालू डोकरे छलांग लगा के हाजी साहब के दोनों पांव पकड़ लेता है और उनको खींच के नीचे गिरा देता है। हाजी साहब मुंह के बल नीचे गिरते हैं और फिर उनको सीधा करके बालू डोकरे धार धार धाएँ धाएँ जो काम होता है किया और बड़े आराम से अपने साथियों के साथ निकल के चला गया। आज छोटी सी आपको एक इसके बालू डोकरे की शुरुआती दिनों की कहानी सुनाता हूँ। अंडरवर्ल्ड में बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जो जिनकी तस्दीक नहीं की जा सकती, लेकिन एक उनके नाम के साथ ही किस्से जुड़ जाते हैं। उनमें बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बालू डोकरे के साथ जुड़ा है जो बहुत हंसो ही ना भी लगता है, हंसी आती है सुन। 17-18 साल की उम्र में 1998 में इसके पिता जो मिल वर्कर थे केशव, इसका पूरा नाम था किरण केशव डोकरे अलियास बाबू डोकरे अलियास बालू डोकरे, और एक और अलियास था मिर्ची। इसको मिर्ची भी कहते थे। इसके जो बचपन के यार दोस्त थे इसको मिर्ची के नाम से बुलाते थे। तो ये शख्स ने इनका झगड़ा होता है वहाँ पे, तो कहीं से एक आदमी देसी कट्टा खरीद लेता है। बिहार में मुंगेर एक जगह है, वहाँ के कट्टे मशहूर हैं और ऐसे बनते हैं जैसे बिल्कुल वलैती वेपन बनती। उस समय पे मुंगेर के कट्टे इस किस्म के भी थे जिनमें देसी कट्टे की पिस्टल में चैम्बर लगती थी। तो मैगजीन जिसको हम लोग कहते हैं 6 गोली का होगा, 8 गोली का होगा, पता नहीं। तो उससे इस आदमी का झगड़ा होता है। इसके जो दोस्त होते हैं वो भी 17-18 साल के होते हैं, बरकिया और अंडिया। उनके साथ लेके एक झगड़ा जहाँ होता है उसको डराने के लिए उस लड़के को जो फायर करता है 3-4 इधर उधर, लेकिन उसी चक्कर में वो भागते हुए लड़के को एक गोली लग जाती है, वो बच जाता है, मरता तो नहीं है। और वहीं पे पुलिस की एक मोबाइल वैन घूम रही होती है और भागदड़ देख के वो लोग आते हैं। पुलिस को देख के ये तीनों दोस्त भागते हैं। उसके साथ मुंबई में नाला बहुत हैं जिनको आप गंदे पानी का नाला कहते हैं, आप लोग उनको रिवर भी कह देते हैं मुंबई में, मिठी रिवर, फलानी रिवर। ये बहुत गहरी गंदगी उनमें होती है। पूरे शहर का गंदगी कचरा सब उन्हीं नालों में जाता है। तो आगे वो नाला था, इनके लिए भागने की जगह नहीं थी। नाला क्रॉस करने का जो रास्ता था वो बहुत दूर था। तो अब देखिए बालू डोकरे 17-18 साल की उम्र में इसने दिमाग लड़ाया। इसने भागते भागते अपने उस पिस्टल में से वो मैगज़ीन निकाल लिया जिस मैगज़ीन से चैम्बर में गोली जाती है और फिर फायर होता है। वो मैगज़ीन निकाल के इस आदमी ने उस कचरे के गंदे नाले में, जिसमें पानी भी होता है, बहुत गंदा पानी होता है, उसमें स्मेल भी बहुत बुरी आती है, आप 2-3 मिनट वहाँ खड़े नहीं हो सकते। लेकिन करोड़ों लोग ऐसे मुंबई के हैं जो गंदे नालों के किनारों पे रहते हैं। खैर वो वहाँ फेंक देता है और अल्टीमेटली पुलिस वाले इन तीनों को पकड़ लेते हैं, जबकि दूसरे 2 बच्चों का कोई कसूर नहीं था, अंडिया का और बरकिया का। तो तीनों को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, तो कोर्ट में पेश किया जाता है। थोड़े दिनों के बाद जब इसकी ट्रायल शुरू होती है, वहाँ पे जब वो पीस ऑफ एविडेंस कोर्ट में पेश किया जाता है कि ये पिस्टल उस हमले में इस्तेमाल हुई थी, तो वो जज के सामने रखी जाती है फॉर इंस्पेक्शन।
तो जज ने देखा उसके अंदर तो मैगजीन ही नहीं है, खाली खोल है, खाली वो अंदर वैक्यूम है, कैविटी है। तो जज कहता है इसमें से गोली बिना उसके तो चल नहीं सकती, इसका मैगजीन कहाँ है? तो पुलिस वालों के पास कोई जवाब नहीं था। तो जज साहब कुछ भड़कते हैं पुलिस के ऊपर कि आप कैसी इन्वेस्टिगेशन करते हो, आपने पकड़ा ये तो चेक कर लेते कि इसके अंदर गोली कहाँ से जाएगी, इसमें चैम्बर में जो एक गोली है वो तो रह सकती, आप कहते हो 4 गोलियाँ चली, तो इसका मैगजीन कहाँ है? खैर बहस बहस हुई होगी। तो जज साहब ने तीनों बच्चों को छोड़ दिया, को मरा तो था नहीं, सीरियस इंजरी नहीं थी, तो वार्निंग दे के जज ने उनको छोड़ दिया, लेकिन पुलिस के खिलाफ स्ट्रिक्चर फाइल किए। अब इतना दिमाग चलता था इस बालू डोकरे का कि भागते भागते इसने सोच लिया कि वो मैगजीन निकाल के फेंक दो, वो मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं होगा। शायद यही इसके दिमाग की करामात थी जो छोटा राजन को अच्छी लगी और इसने अपने गैंग में शामिल कर लिया। सो दोस्तों, अब आपको बताते हैं वो कहानी जो इसको और विनोद मटकर को जोड़ती है, और जो किस्सा हमने 3 दिन आपको सुनाया कि विनोद मटकर को क्यों मारा गया, अब उसका कारण आपको बताते हैं। जो आखिरी किस्सा आप सुन लीजिए। हमने एक एपिसोड बनाया था श्रीकांत मामा के ऊपर, जो छोटा राजन के एयरपोर्ट के ऑपरेशंस देखता था। स्मगलिंग का माल जितना दुबई से आता था या जो एयरपोर्ट पे और मनी लैंडिंग के ये वो सब धंधे चलते थे, टैक्सी वालों से हफ्ता, कैंटीन वालों से हफ्ता, वो सब का इंचार्ज था श्रीकांत मामा देसाई। उसका एपिसोड हमने आपको सुनाया। उसी तरह दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील का एक आदमी था राजू पिल्ले, जो एक ऑफिशियल कस्टम हाउस एजेंट का ऑफिस चलाता था सहार कार्गो कॉम्प्लेक्स में। जो एयरपोर्ट का एरिया है सहार कार्गो का, उसके बाहर छोटी छोटी बैरक्स बनी हुई हैं, उनमें ग्राउंड फ्लोर की सब। अब तो उसके आसपास जो बिल्डिंगें बनी हैं उनमें भी दफ्तर खुल गए। तो बहुत सारे सैकड़ों कस्टम हाउस क्लियरिंग एजेंट्स के वहाँ पे ऑफिस हैं, जो अपना सामान जो बाहर से आता है, जो हिंदुस्तान से बाहर जाता है, उसकी कस्टम वालों के साथ मिलके क्लियरेंस करवाते हैं। क्लाइंट के पास तो टाइम होता नहीं है कि खुद जाके करवाए, तो कस्टम हाउस, उनको CHA कहा जाता है, कस्टम हाउस एजेंट, वो ऑफिस चलाता था राजू पिल्ले। और राजू पिल्ले इतना कलेवर आदमी था, जब तक तो छोटा राजन और दाऊद इकट्ठे थे 93 तक, तो राजू पिल्ले अपना काम कर रहा था और श्रीकांत मामा अपना काम कर रहा था। 92 में श्रीकांत मामा का एनकाउंटर हो जाता है, तो राजू पिल्ले के लिए फील्ड खाली हो गया और पूरे का पूरा काम उसने संभाल लिया। 93 में छोटा राजन के अलग होने के बाद पूरे एरिया का दादा डी कंपनी के तौर पे राजू पिल्ले बन गया। अब ये बात छोटा राजन को मंजूर नहीं थी कि जो लाखों रुपए हर महीने एयरपोर्ट से उसके गैंग को मिलते थे या छोटा राजन को मिलते थे, वो बंद हो गए। तो उसने बालू डोकरे की ड्यूटी लगाई कि अब इस राजू पिल्ले को ख़त्म करना पड़ेगा। अब बालू डोकरे 15-20 दिन उसी तरह फीडिंग लगा के उसका आना जाना नोट करता है, किस बार में जाके वो रात को शाम को शराब पीता था, उसकी गर्लफ्रेंड कौन है, उसके खास दोस्त कौन हैं, कितने बजे घर से निकलता है, कितने बजे जाता है। तो अलग-अलग दिन पे उसका शेड्यूल नोट किया पूरा। वो करने के बाद एक दिन अपनी टीम लेके सहार कार्गो कॉम्प्लेक्स के बाहर, जो ऑफिस का कॉम्प्लेक्स है दफ्तरों का, वहाँ पे उसके ऑफिस के बाहर पहुँच जाता है और उसके साथ होते हैं विनोद मटकर, संजय घाटे और बंटी पांडे। ये चारों शार्प शूटर
छोटा राजन की बेस्ट टीम बंटी पांडे, विनोद मटकर, संजय घाटे और लीडर उनका बालू डोकरे। अब ये आदमी राजू पिल्ले के ऑफिस में दरवाज़ा खोल के एंटर करते हैं। वो अपने टेलीफोन पे किसी से बात कर रहा है और अपने कंप्यूटर पे या कोई जो उसका जो हिसाब किताब का चोपड़ा होगा उससे कुछ पढ़ के किसी को सुना रहा है। अब एक आपको इसके पहले आपको एक बार बताना भूल गया मैं, राजू पिल्ले का मेन काम था सोने की जो खेप आती थी स्मगलिंग की एयरपोर्ट पे, उसको अलहदा अलहदा जगहों पे पहुंचाना। वो अहमदाबाद भी होता था, बड़ौदा भी था, सूरत भी था, या जहाँ भी जाना है। भेजता कैसे था? राजू पिल्ले वाला मास्टर टेक्नीशियन, वो एयर कंडीशनर बहुत रखे होते थे उसने अपने ऑफिस में, बाहर से मंगवाते भी थे एयर कंडीशनर, और वो एयर कंडीशनर्स में सोना होता था। दुबई से जो पैकिंग होके आती थी, या एयरपोर्ट के जो एयरलाइन के जहाज़ के जो टॉयलेट्स होते हैं, वाशरूम होते हैं, उनमें छुपा के भेजा जाता था पैनल्स के बीच में, या कई बार पैसेंजर भी लेके आते थे। तो अब मुंबई से बाहर वो सोना जाना है तो कैसे भेजें? तो वो एयर कंडीशनर का मास्टर था। अंदर नट बोल्ट खोल के ये करके वो करके अंदर वो सोने के बिस्कुट अटैच करके उनको पूरी तरह कवर करके मिनटों में, विद इन मिनट, वो पूरा एसी खोल के अंदर सोना सेट करके वापस एसी सेट कर देता था। और जैसे ही सोना आया फटाफट एसी खोला, सामान पैक किया, एसी को टेम्पो में रखा और जो ट्रांसपोर्ट कंपनी उसके पास भेजा और वहाँ से जहाँ जाना है डिलीवरी हो जाती थी। तो करोड़ों रुपए की सोने की स्मगलिंग की डिस्ट्रीब्यूशन राजू पिल्ले के हाथों से होती थी। और कई बार तो उसके बंदों को पता ही नहीं होता था कि जो एसी हम लेके जा रहे हैं इसमें सोना भी है। तो देखने में एसी नए लगते थे, उनको लगता था बाहर से इम्पोर्ट होके आए हैं, किसी ने इम्पोर्ट किए हैं और आगे उनको वहाँ पहुँचा रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि बड़े तरीके से उन एसी में सोना रख दिया गया था। तो बहुत काम का आदमी था दाऊद और छोटा स्टील गैंग के लिए राजू पिल्ले। और दोस्तों ये बात है 99 की। अब ये साल याद रखिए आप। जैसे बालू डोकरे दरवाज़ा खोलता है, राजू पिल्ले ऊपर देखता है सर उठा के कि बिना बताए बिना नॉक किए मेरे ऑफिस में कौन आया, तो एक गोली सीधी उसके माथे में लगती, 2 गोलियां और चलती हैं, साथ के तीनों आदमी एक एक गोली तीनों और चलाते हैं, तो 4 गोलियां उसको मार के बड़े आराम से मारते हैं। हालांकि बहुत क्राउडेड जगह है वो, लेकिन किसी ने कोई दखल नहीं दिया। अब 4 आदमी जा रहे हैं, उनके हाथ में वेपन भी हैं जो छुपा लिए होंगे, लेकिन किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की, ना ही किसी ऑफिस के आदमी ने रिटेलिएट किया। अब देखिए उस ऑफिस के लोगों के साथ पुलिस ने बाद में तहकीकात की तो पता चला कि उसमें इस किस्म के हुलिये के लोग थे, और वहाँ से कहीं से ये बात निकली जाता, सांदर की बात तो निकली जाती है कि बालू डोकरे था, संजय घाटे था, विनोद मटकर था, और चौथा आदमी इनके साथ था बंटी पांडे। तो ये नाम डिक्लेयर हो जाते हैं, इनके स्केचेस बनाए जाते हैं। अब राजू पिल्ले का मरना दाऊद कंपनी को, डी कंपनी को बर्दाश्त नहीं था। वो दिन था जब डी कंपनी ने इन चारों से बदला लेने की ठानी, और वो बदले कैसे लिए जाते हैं आपको मालूम है। जो आदमी उनके हाथ में जल्दी नहीं आने वाला होता है, जब इसके खून से वो अपने हाथ नहीं रंगना चाहते, उनकी आगे सुपारी दे दी जाती है। और डी गैंग इसके लिए हमेशा मशहूर रहा है कि उन्होंने अपने ज़्यादा काम या तो दूसरे गैंगस्टर से करवाए, भाड़े के टट्टुओं से, या
पुलिस वालों से करवाए। खाली मुंबई में नहीं, गोवा में भी, बड़ौदा में भी, अहमदाबाद में भी, मुंबई के बाहर जो और डिस्ट्रिक्ट्स हैं, पूना है, नासिक है, नई मुंबई है, थाने हैं, वहाँ भी बहुत से काम पुलिस वालों से करवाए। उसी तरह से ये सुपारी दे दी गई और चलते चलते कहीं ना कहीं वो एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के पास पहुंच गई। वो आखिरी केस था विनोद मटकर का 99 में। उसके कुछ महीनों, 2-3 महीने के बाद ही विनोद मटकर की विकेट गिर जाती। फिर शकील गैंग का ये आदमी मलबारी 2003-4 में बालू डोकरे को मलेशिया में जाके मार देता। उसी तरह ये बदला राजू पिल्ले का डी कंपनी ने लिया। अभी आप अपना अंदाज़ा लगाते रहिए कि कैसे विनोद मटकर का सो कॉल्ड मर्डर या एनकाउंटर हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी बालू डोकरे की। जाते जाते एक बार और बता दूं, बालू डोकरे के मरने के बाद उसकी पत्नी ने एक मुंबई के पेपर में इंटरव्यू दिया था और कहा था कि मेरे पति के मरने के बाद छोटा राजन ने हमारा कोई ख्याल नहीं रखा, हमें कोई हेल्प नहीं की, और मैं छोटा राजन से पूछना चाहती हूँ कि मेरे पति को क्यों मारा गया, क्या कारण था, क्या उसका कसूर था, क्या दुश्मनी थी। आप हमारी मदद आपने नहीं की, इतना तो बता दीजिए। तब ये अफवाह चल रही थी कि छोटा राजन ने बालू डोकरे को मरवाया। और जब 2009 में राशिद मलबारी पकड़ा जाता है तो उसकी पत्नी को उसी रिपोर्टर ने फिर अप्रोच किया। वो एक छोटे से घर में रहती है, एक कमरे के घर में, उसके 2 बच्चे हैं। बालू डोकरे की माता से उसकी आजकल नहीं बनती है, अलग रह रही है। तो उसने 2009 में, उस समय जब की ये उस रिपोर्टर की बात, तो उसने कहा चलो एक बात की शंका तो मेरी दूर हुई कि मेरे पति को छोटा राजन ने नहीं मरवाया, किसी और ने मरवाया। हमें ख्याल नहीं रखा, उस बात का हमें कोई गुस्सा गिला नहीं है, हम अपनी रूखी सूखी खा के गुजारा करें। तो तब मैंने जब उस इंटरव्यू के बाद कुछ लोगों से इंक्वायरी की, छोटा राजन के दोस्तों से, कि आपके लिए इतना काम उस शख्स ने किया, आपने उसके परिवार की हेल्प क्यों नहीं की, तो बाद में पता चला कि शायद कुछ हेल्प उसकी माता की गई थी। माता ने आगे अपनी बहू को कुछ दिया कि नहीं दिया वो मुझे पता नहीं। जो उसकी पत्नी ने बोला कि वो अपनी सास से अलग रह रही है, शायद कोई सास बहू में कोई तफरकात पैदा हुए होंगे, कुछ डिफरेंसेस आए होंगे। तो दोस्तों, इस तरह से अंडरवर्ल्ड की कहानियाँ चलती रहती हैं। आने वाले दिनों में आपको और कहानियाँ किससे लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।